तो हम लोगों की होमवर्क थी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एस सी वर्मा का प्रॉब्लम नंबर 37 से लेकर 45 तक। तो आप लोग पहले अपना होमवर्क मिलाइए, देखिए क्या सही और क्या गलत बनाया आपने। डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 37। कहता है कि ए वाटर पार्टिकल ऑफ मास 10 मिलीग्राम and having a charge of 1.5 into 10 to the power minus 6 coulomb stays suspended in a room. What is the magnitude of electric field in the room and what is its direction? एक वाटर ड्रॉपलेट है एक रूम में, जिस वाटर ड्रॉपलेट की जो मास है वो दी हुई है 10 मिलीग्राम और इसके चार्ज भी दिए हुए हैं 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम। और ये वाटर ड्रॉपलेट जो है वो एक रूम में हवा में सस्पेंडेड है, मतलब कि वो ठहरा हुआ है, इक्विलिब्रियम में है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मास है तो इसके पास एक नीचे में mg लगेगा, धरती उसको अपनी तरफ खींचेगा। तो अगर ये सस्पेंडेड है तो जरूर इस पर एक mg के ही बराबर ऊपर की तरफ एक फोर्स होना चाहिए, और उसके लिए सवाल में एक इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा हुई है। तो मतलब कि इस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर ऊपर फोर्स लगाना चाहिए। इस चार्ज को दिया हुआ है पॉजिटिव, तो इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पर अपने ही डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। तो हम यहाँ से डिसाइड किए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जरूर डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड होगा, ताकि पॉजिटिव चार्ज पर अपने ही डायरेक्शन में फोर्स लगा सके। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने E माना तो इस पर फोर्स हो जाएगा Q इंटू E, और सस्पेंडेड अगर है तो इसका मतलब Q इंटू E मस्ट बी इक्वल टू mg। और यहाँ से हम E का मान निकाल सकते हैं, दैट इज mg डिवाइडेड बाई q, और इसका डायरेक्शन होगा वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, तो मास दिया हुआ है 10 मिलीग्राम, तो आप इसको kg में बदलोगे तो हो जाएगा कितना, 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 kg। 10 इंटू mg, मिलीग्राम को हम kg में बदलेंगे तो पहले मिली को हटाएंगे तो 10 टू पावर माइनस 3, और फिर ग्राम में आएगा, और फिर ग्राम को kg में बदलेंगे तो 10 टू पावर माइनस 6। चार्ज कुलुम में ही होना चाहिए, तो चार्ज कुलुम में ही है, और g का मान हम अपना ले लेंगे 9.8 या 10 जो भी है, तो आप इससे मिला लीजिएगा। सो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, आशा है आप ये जरूर बना लिए होंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38। कहता है कि 3 आइडेंटिकल चार्जेस ईच हैविंग अ वैल्यू 1 into 10 to the power minus 8 coulomb are placed at corner of an equilateral triangle of side 20 centimeter. Find the electric field and potential at the center of the triangle. तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ अभी कैलकुलेट करेंगे क्योंकि पोटेंशियल अभी पढ़ा नहीं है, और यहाँ पर हम बिना किसी कैलकुलेशन के ही कह सकते हैं कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड के मान 0 होंगे, क्योंकि यहाँ चार्जेस जो हैं वो सभी बराबर दिए हुए हैं और सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का जो नियम बताया कि आप यहाँ 1 कूलम का चार्ज रख के आप इस पर फोर्स कैलकुलेट करो, नेट फोर्स कैलकुलेट करो। तो देखो यहाँ पे ये जो चार्ज है, इससे 1 कूलम की दूरी, इस चार्ज से 1 कूलम की दूरी और इससे 1 कूलम की दूरी बराबर होगी, और इस तरह हम कह सकते हैं कि 1 कूलम पर इसके द्वारा फोर्स के जो मैग्नीट्यूड होंगे बराबर होंगे। इसके बाद ये जो इसको रिपेल करेगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनाएगा। और जब हम इसका एंगल कैलकुलेट करेंगे
तो ये एंगल 120 आएगा, ये भी एंगल 120 आएगा, ये भी एंगल 120 आएगा। और इस तरह से देखोगे तो यहाँ पर एक सिस्टम जो हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए आपको पढ़ाया था कि अगर तीन वेक्टर तीनों कोप्लेनर हो, तीनों के मैग्नीट्यूड बराबर हो और आपस में सभी इक्वल एंगल बना रहा हो एक दूसरे से, तो इनके रिजल्टेंट 0 होंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मान यहाँ पे 0 होगा। अगर यही इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं होता तो फिर इस केस में उसके रिजल्टेंट कुछ बनते, या अगर इनके चार्जेस अगर डिफरेंट होते तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ बनते, या अगर चार्जेस के मैग्नीट्यूड समान होते, एक प्लस एक माइनस भी अगर दे देता तो फिर मान इसके डिफरेंट हो जाते, तब उस केस में हमें कैलकुलेट करके निकालना पड़ता। लेकिन यहाँ पर ये तीनों चूंकि सेम मैग्नीट्यूड के इक्विलैटरल ट्रायंगल पर है, तो मुझे ये सिस्टम प्राप्त हो रहा है और इस तरह हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट बोल सकते हैं 0। तो अगेन दिस वाज अ सिंपल क्वेश्चन, तो आप इसको जरूर बना भी लिए होंगे। बात करते हैं 39। इसमें कहता है कि ए पॉजिटिव चार्ज कैपिटल Q is distributed uniformly over a circular ring of radius capital R. A particle having a mass m and a negative charge Q is placed on its axis at a distance x from its center. Find the magnitude of the find the force on the particle. ये हमने क्लास में बताया हुआ है। ये आपकी रिंग है, रिंग में चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, चार्ज कैपिटल Q के नाम का डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसका सेंटर, इसका रेडियस दिया हुआ है R, कैपिटल R, और सेंटर ये x का एक्सियल लाइन हुआ, तो सेंटर से x दूरी पर एक पॉइंट है P और वहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज Q रखा हुआ है, जैसा कि सवाल में ये जिक्र है। इस जगह पर एक x दूरी पर नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है और इस पर हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। तो हम जैसा जानते हैं कि इस पर जो है -Q पर फोर्स एक्चुअली में लगाएगा कौन, तो कहते तो हैं कि रिंग के जो पॉजिटिव चार्ज है इस नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये बात बिल्कुल है। लेकिन ये जो फोर्स लगने की जो कार्यक्रम होती है वो 2 स्टेप प्रोसेस होता है। ये पॉजिटिव चार्ज रिंग जो है ना, वो इस जगह पर एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगाएगा। तो इसके द्वारा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनता है और इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हम लिख सकते हैं कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के पावर 3/2, दैट इज देयर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड produced by the charge ring on its axial line at a distance x from the center. So this is the electric field at this position, जहां पर ये -Q चार्ज रखा हुआ है, उस जगह पर इतनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में। तो अब यही जो इसके द्वारा बना इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो इस -Q पर फोर्स लगाएगा और नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने डायरेक्शन के अपोजिट में फोर्स लगाता है, जैसा हम आपको कई बार बोले हैं, इस बात को अच्छे से समझ लें। तो यही फोर्स जो होगा जिसको हम कहेंगे दैट इज Q इंटू E। -Q नहीं लिखेंगे, -Q इंटू E नहीं लिखेंगे, क्योंकि माइनस की ही वजह से फोर्स की ये दिशा डायरेक्शन जो है डिसाइड हुई है। तो यहाँ बात मैग्नीट्यूड की हो रही है, फिगर में डायरेक्शन इंडिकेट कर दिया गया है, तो Q इंटू E हो गया वो। तो आप यहाँ मान रख दीजिए, सवाल के अनुसार जो फोर्स कैलकुलेट करना है वो आपको आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के पावर 3/2, दिस इज द फोर्स। ये पहला सवाल जो हमसे पूछा जा रहा था, इसका आंसर आ गया। इसी में और सवाल पूछा जा रहा है, कहता है कि एज्यूमिंग x इज वेरी वेरी लेस देन r, find the time period of oscillation of particle if it is released from there. तो अगर x बहुत छोटा हो r से, ये भी हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है
तो हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को अप्रॉक्सीमेटली हम आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तब उस केस में जो फोर्स का मान होगा दैट इज क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएंगे कितने आर क्यू नीचे में, और ये फैक्टर आ जाएगा एक्स के साथ। और आप यहाँ गौर से देखो तो इस सेंट्रल पॉइंट पर, ये जो सेंटर पॉइंट है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा और इस जगह फोर्स का भी मान 0 होगा। तो हम इस पॉइंट पर अगर एक माइनस क्यू चार्ज को रख देंगे तो इस पर फोर्स 0 आएगा। मतलब कि ये पोजीशन को हम कह सकते हैं दैट इज़ द इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन। और यहाँ से x दूरी, स्मॉल x दूरी पर अगर ये माइनस क्यू रखा हुआ है तो फोर्स जो लग रहा है इस पर वो टुवार्ड्स द मीन पोजीशन लग रहा है, दैट इज हियर शोन, एंड दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x इन दैट केस इफ x इज वेरी वेरी लेस देन r। अगर x बहुत बहुत बड़ा है तब उस केस में फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x नहीं है, तो इस केस में हम SHM में नहीं बोलेंगे। परंतु जब x बहुत बहुत छोटा हो जाता है तब यहाँ देखो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x आ गया, और हम यहाँ कह सकते हैं कि ये जो माइनस क्यू चार्ज पार्टिकल है जब यहाँ से बहुत नज़दीक होगा, x बहुत छोटा होगा, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऑक्सीलेट करेगा। सो यू कैन से इट विल बी इन SHM because force is acting towards the mean position and force is directly proportional to the position from the mean position, that is x। तो अब इसका हमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। याद करो हमने कैलकुलेट करने के लिए सिखाया था कि जब फोर्स आपको डिसाइड हो जाए कि वो SHM करेगा तो आप उस फोर्स से एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लीजिए, मास से भाग दे दीजिए। इस चार्ज का मास m है दिया हुआ, तो मास से भाग दे दीजिए, तो फोर्स बटा में मास, एक्सेलरेशन आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू m हो गया उसका मास, एंड दैट इज x। और एक्सेलरेशन निकालने के बाद हमने बताया था कि आप इसको कंपेयर करो ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स से। माइनस नहीं लेंगे क्योंकि माइनस के लिए हमने डायरेक्शन ऑलरेडी डिसाइड कर लिया टुवार्ड्स द मीन पोजीशन। तो यहाँ पर सीधे जो है वो कंपेयर करना है, तो यहाँ से ओमेगा आप निकाल लोगे। कंपेयर करने में इसका ओमेगा आ जाएगा क्यू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m इंटू आर क्यूब, और इस ओमेगा का मान हम जानते हैं 2 पाई बाई टी होगा, और यहाँ से t कैलकुलेट कर लेंगे, टाइम पीरियड यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये हमने बताया हुआ है, आप ध्यान से देखिए। और अगर आप क्लास मेरी पूरी किए हुए हैं और पूरी थ्योरी को सही ढंग से अपने समझते हुए कॉपी में उतारे हैं तो कॉपी में मिल गया होगा कि ऐसी बातें हम लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है, फिर अगला सवाल बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 40, ये 39 था, 40 कहता है कि रॉड ऑफ लेंथ L has a total charge Q distributed uniformly along its length। एक रॉड में टोटल चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड है और उस रॉड की लंबाई L है। इट इज बेंड इन शेप ऑफ सेमी सर्किल। उस रॉड को हमने मोड़ के उसको सेमी सर्किल बना लिया है। एक रॉड था, उसको मोड़ के सेमी सर्किल बना लिया है। तो मोड़ने के बाद जो रॉड में पहले चार्ज था, मोड़ने के बाद भी चार्ज वही रहेगा, और उसकी जो पेरीमीटर बनेंगी दैट इज पाई आर, उसकी लंबाई L के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ तक। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द सेमी सर्किल। ये भी हम लोग क्लास में थ्योरी में ही पढ़े हुए हैं, याद होगा आपको। ये जैसे रॉड है, इसकी टोटल चार्ज Q है और इसकी लंबाई L है, और इसी को मोड़ के अगर हम एक सेमी सर्किल का रूप दे दिए हैं, है ना, तो आप यहाँ कह सकते हैं कि सेमी सर्किल की जो रेडियस तैयार होंगी, इससे जो हम इसका पेरीमीटर बोलेंगे पाई आर, ये बराबर L के होगा। तो यहाँ से हम इसका रेडियस जो है वो बोल सकते हैं L बटा में पाई, दैट इज देयर। और इसके जो चार्ज Q थे, अब चार्ज उसके वही रहेंगे Q। और सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट करने के लिए आपको सिखाया था कि आप यहाँ गौर से देखो
कि ये जो एंगल है इसके जो दोनों छोर को अगर ज्वाइन कर देते हैं तो कितना एंगल बनाएगा, तो ऑफकोर्स पाई बनाएगा। हमने आर्क का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने आपको सिखाया था, है ना, थीटा पर। उस केस में आर्क वाला का याद होगा, आर्क वाले का जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला था, अगर ये मान लिया जाए थीटा एंगल बनाता, ये तो पाई बनाया 180। अगर मान लिया जाए कि ये कोई थीटा एंगल बनाता, 120 बनाता, 60 बनाता, अलग कोई एंगल बनाता, तब उस केस में इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड के मान सेंटर पर हमने निकाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई थीटा बाई 2, दिस इज देयर। ये हमने निकाला था। और इस केस में जैसे थीटा कोई 60 डिग्री होता तो 60 ले लेते। याद रखिएगा थीटा यहाँ रेडियन में लेना है, मैंने 60 डिग्री है तो π/3 ले लेंगे, π/3 होगा। हाँ, अगर 90 डिग्री है तो π/2 ले लेंगे। इस तरह से रेडियन में उसका मान रखना है। तो इस केस में जो थीटा होगा वो पाई होगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पाई ले लेंगे, यहाँ भी पाई ले लेंगे, और इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट हो जाएंगे। और रेडियस r की जगह पर हम L/पाई रख देंगे यहाँ पर, और इसका मान आप कैलकुलेट कर लीजिए, यू विल गेट दी आंसर। तो यहाँ पर थीटा क्या लेंगे, पाई ले लेंगे। आप इसका मान निकालिए। इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो 1 कूलम चार्ज को यहाँ रखेंगे तो ये सभी मिलकर इसको रिपेल करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन बन जाएंगे। तो दिस इज अगेन वेरी सिंपल, और ऑलरेडी ये क्लास में हम बताए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 41 देखिए क्या है। A 10 centimeter long rod carries a charge of 50 microcoulomb distributed uniformly along its length. Find the magnitude of electric field at a point 10 centimeter from both ends of the rod. रॉड वाला जो हमने बताया था कि एक रॉड है, लंबाई दी हुई है 10 सेंटीमीटर इस रॉड का, है ना। तो इस रॉड की लंबाई 10 सेंटीमीटर आपको दी हुई है, तो हम L मान लेते हैं इसकी लंबाई है, जो 10 सेंटीमीटर के बराबर है। और सवाल में जैसा कहता है कि इसके ऐसे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए जो इस छोर से और इस छोर से वो पॉइंट की दूरी वही 10 सेंटीमीटर हो। मतलब कि अगर आप उस पॉइंट को लाइन ज्वाइन कर लोगे छोर से, तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो जाएगा, और इसके एक इस एंड पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। इसका आपको चार्ज दिया हुआ है, इस रॉड में टोटल चार्ज का मान दिया हुआ है, दैट इज 50 माइक्रोकूलम। इसके टोटल चार्ज दिए हुए हैं 50 माइक्रोकूलम, पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है। तो फिनाइट रॉड हुआ, आप गौर करो। तो हमने इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, या किसी भी पॉइंट पर, यहाँ कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो, तो हमने सिखाया था अगर रॉड फिनाइट हो या रॉड इनफिनाइट हो, तो उसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने आपको एनालिसिस कर बताया था। तो आप उसको देखो, थोड़ा थ्योरी जो रेफर करो, तो आप इसे बना सकते हो। वैसे हम देखते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस रॉड पर परपेंडिकुलर डालते हैं, और ये परपेंडिकुलर दूरी हम कैलकुलेट करते हैं, सब कुछ करो x। और ये जो लाइन ज्वाइनिंग बने हैं, इस परपेंडिकुलर लाइन से कितने एंगल वो बना रहे हैं, इट इज़ अल्फ़ा, इट इज़ बीटा। और 1 कूलम चार्ज को यहाँ पर रख करके हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो आप यहाँ देखो गौर से, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यहाँ x कंपोनेंट और एक y कंपोनेंट जो हमें प्राप्त हुआ था, याद होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो x कंपोनेंट मान आया था, दैट इज़ 1 या लैम्डा कह सकते हैं इसका, हम अगर लैम्डा रिप्रेजेंट करें दैट इज़ Q/L आ जाएगा। तो λ/4 पाई एप्सिलॉन नॉट x साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, है ना, दिस मच। और y डायरेक्शन में जो इसके y डायरेक्शन के जो कंपोनेंट आए थे, ये ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि किसके चार्ज के स्ट्रेंथ कम ज़्यादा है किस साइड के। तो अकॉर्डिंग टू दैट E y का मान लैम्डा डिवाइडेड बाई अगेन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x, और यहाँ cos बीटा
माइनस कॉस अल्फा, ये रिजल्ट हम लोग निकाले थे, याद होगा। तो ये रिजल्ट थोड़ा आप याद रखिए तो सवाल बनाना बड़ा आसान हो जाता है। तो आप यहाँ गौर से देखो तो पता चलेगा कि इस केस में यहाँ पर अल्फा और बीटा बराबर है। तो यहाँ चूंकि अल्फा और बीटा बराबर है, हम यहाँ इंडिकेट कर देते हैं। और अगर हम इसका वैल्यू देखें तो आप बता सकते हो, देखो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना, ये 60 है, ये भी 60 है, तो ये भी टोटल 60 होगा। और ये अगर टोटल 60 है तो ये 30 और ये भी 30 होगा। तो अल्फा भी 30, बीटा भी 30 है ना। लैम्डा का मान हो गया Q/L यहाँ पे। रहा बात इस x का, तो हम इस x को कैलकुलेट कर सकते हैं। x कितना होगा, तो x हो जाएगा L√L² माइनस ये आपके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएंगे क्योंकि ये बराबर एंगल है, तो L/2 होगा। तो ये हो जाएंगे L²/4 और यहाँ से आप बोल सकते हैं L/2√3 x के मान। तो हो गया, ये मान तो 0 आ जाएंगे। y डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड नहीं बनेगा, कंपोनेंट उसका। x डायरेक्शन में बनेगा। लैम्डा का मान हम Q/L ले लेंगे, चार्ज और लंबाई दिया हुआ है, याद रखिएगा सभी SI यूनिट में रखने होंगे। चार्ज को कूलम में दिया है, माइक्रो में दिया है 10⁻⁻⁶, सेंटीमीटर में दिया है, मीटर बना देंगे। तो लैम्डा निकलेगा कूलम पर मीटर में 4πε0। x का मान जो अभी हमने निकाला है वो ला के रख दीजिएगा। और ये तो 0 हो गया, अल्फा बीटा की जगह आप 30 डिग्री रख दोगे एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके एक्स कंपोनेंट डायरेक्शन में आ गया। तो दैट इज द क्वेश्चन, दैट इज वेरी सिंपल। अगेन ये भी क्लास में बताया हुआ है, तो आप अगर बनाए तो बन जाएंगे आराम से। बात करते हैं 42। Consider a uniformly charged ring of radius r. Find the point on the axis where electric field is maximum. ये भी क्लास में देखो बताया हुआ है कि एक चार्ज रिंग है। दिस इज द चार्ज रिंग और हमने इसके इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट पॉइंट पर आपको डिटेल से एनालिसिस में डिस्कस किया था और बताया था कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है ना, और इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 होता है। और हमने कहा था कि सेंटर से जैसे जैसे हम इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेंगे तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है, एक पॉइंट पर आकर मैक्सिमम होता है और उसके बाद उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड कम होना शुरू होता है और फाइनली इन्फिनिटी पर जाकर 0 हो जाता है। और यहाँ से r/√2, r इसका रेडियस हुआ, r/√2 दूरी पर एक पॉइंट मिलता है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का मान मैक्सिमम होता है। और ये जो r/√2 की जो वैल्यू प्राप्त होती है वो हम लोग डिफ्रेंशिएट करके निकालते हैं, है ना। तो आप देखिएगा कॉपी में आपको ये पूरा बताया हुआ है। तो डिफ्रेंशिएट करोगे और उसको 0 पुट करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान, तो आपको x का मान r/√2 आ जाएगा। और ये राइट भी और लेफ्ट भी, यहाँ भी x का मान -r/√2। अगर हम इसको ओरिजिन के रूप में लें, राइट हैंड साइड प्लस लेफ्ट हैंड साइड माइनस, तो इस जगह पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैक्सिमम होगा। तो आप कह सकते हैं कि एट x = ±r/√2 इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम। ठीक है, तो हम उसके कैलकुलेशन में नहीं गए क्योंकि क्लास के थ्योरी में ये पूरा बताया हुआ है, तो आप उसको रेफर कीजिएगा तो आपको इसका जवाब मिलेगा। That was this question was problem number 42. 43 जो क्वेश्चन है, a wire is bent in form of a regular hexagon and a total charge Q is distributed uniformly on it. What is the electric field at the center? You may answer this part without making any numerical calculation. Of course, we can give the answer without any numerical calculation. क्योंकि हम
अगर एक रेगुलर हेक्सागन का फॉर्मेशन करते हैं और इसको मान लीजिए कि यहाँ 6 जो हैं वो चार्ज रॉड हो गए हैं, क्योंकि ये एक वायर के रूप में हो गया है. देयर आर 6 वायर्स यू कैन से, एंड दीज ऑल वायर्स हैविंग चार्जेस और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सबके चार्ज या सबके लैम्डा हम बराबर ले सकते हैं. रेगुलर हेक्सागन है तो सबकी लंबाई भी बराबर होगा. और इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जो अगर सेंटर पर हमसे पूछा जाए, इसका सेंटर पे, तो आप यहाँ गौर से देखो तो पता चलेगा कि यहाँ 6 रॉड मान लिया जाए, 1 2 3 4 5 6 रॉड मान लो. तो इस रॉड के द्वारा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बनेगा, अभी जो हमने एक रॉड की इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की थी, अगर मान लीजिए इसकी लंबाई a है या l ले लेते हैं, तो हमने बताया था हेक्सागन का जब थोड़ा सा मैथमेटिक्स आपको बताया था, तो उस केस में कि इसके जो साइड होते हैं ये भी l होंगे, ये भी l होंगे, ये भी l होंगे, ये भी l होंगे, l होंगे. तो आप गौर करो तो अभी जो हमने एक रॉड का इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था, तो वैसा ही कुछ यहाँ भी है ना. ये एक l लंबाई का हुआ और यहाँ से l दूरी और यहाँ से l दूरी पर एक पॉइंट P है, और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करनी है. तो इस रॉड के लिए भी देखो तो कुछ वैसा ही पॉइंट है, इस रॉड के लिए भी देखो तो वैसा ही पॉइंट है. और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना स्टार्ट करें, इस रॉड की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन बनेगा, और इस रॉड का अगर हम साइमल्टेनियसली बात करें तो इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर बनेगा, और दोनों के मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल बनेंगे. आप वहाँ गौर से देखो तो पता चलेगा. तो इसके और इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे. सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें तो इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बनेगा वो इधर बनेगा, और इसके द्वारा जो बनेगा वो इधर बनेगा. आप देखो ध्यान से तो पता चल जाएगा. और ये दोनों अगेन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और संयोग से यहाँ सभी रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड समान ही बनेंगे. सिमिलरली आप यहाँ बात करो तो इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेंगे, और इस रॉड के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेंगे, और इसके भी मैग्नीट्यूड वही होंगे जो पहले रॉड्स के वजह से बने थे, और सभी आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा. ये इसको, ये इसको, ये इसको. आप ऐसे भी कह सकते हो कि सभी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहा है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड के रिजल्टेंट 0 बन गए हैं. या एक दूसरा तरीका है कि इस पॉइंट पर देखिए तो सारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं वो कोप्लेनर हैं, मैग्नीट्यूड में समान है, और सभी एक दूसरे से इक्वल एंगल बना रहे हैं 60 डिग्री पर, और इस वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मान यहाँ पे आप 0 कह सकते हैं. ठीक है. तो वी डोंट हैव टू गो द कैलकुलेशन टू फाइंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड. यू कैन डायरेक्टली write the net electric field is equal to 0. So this was the again important question, easy question, और आप समझ गए तो आप बना लिए होंगे. क्वेश्चन नंबर 44 कहता है, that is a 44, कि circular wire loop of radius A carries a total charge Q distributed uniformly over its length. A small length dl of wire is cut off. Find the electric field at center due to the remaining wire. सवाल में कहता है कि एक वायर है जिसको सर्कुलर लूप बना दिया गया है, रेडियस a है, टोटल चार्ज स्मॉल कैपिटल Q है, और सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड छोटे से पार्ट काट के हटाने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट बच गए हैं उसकी वजह से निकालनी है. दिस इज द सर्कुलर, और इस पर चार्जेस जो हैं वो भरे हुए हैं. इसके टोटल चार्ज दिए हुए हैं Q, इसकी रेडियस है A. तो अगर हम आपसे पूछें कि अगर हम इसके कोई भी पार्ट ना काटें और इस पूरे रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा सेंटर पे, तो आप ऑफकोर्स 0 कहेंगे. इसके टोटल चार्ज Q है, रेडियस A है,
तो इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आप जीरो कहेंगे। इस पूरे रिंग की वजह से इसमें कोई भी कटिंग पार्ट अभी तैयार नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम इसके एक छोटा सा मान लो कि ये पार्ट जो है काट के हटा लेते हैं, दैट इज अ वेरी स्मॉल पार्ट, ठीक है, ये पार्ट अगर हम काट के यहाँ से हटा लेते हैं तो जो अब रिमेनिंग पार्ट इतना बच गए हैं, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड अब सेंटर पर बनेगा, क्या अब वो फिर जीरो होगा? तो आप बोलेंगे नहीं, अब इस केस में रिमेनिंग पार्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जीरो नहीं होगा और इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ ना कुछ मान होंगे, और कितने होंगे ये निकालना है। तो उसके लिए हमें वो आर्क वाला फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये पार्ट बहुत छोटा है तो हम एक नई विधि से इसका मान निकाल सकते हैं। अगर ये पार्ट बड़ा होता, अगर ये DL लंबाई ना दे करके एक अच्छा खासा L लंबाई दे देता, तो फिर हमें आर्क वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला दिए थे वो लगाना पड़ता। इस केस में देखो हम कैसे करते हैं, और दोनों केस में अगर लंबाई छोटा हो या लंबाई बड़ा हो, दोनों केस में बनाने के जो कॉन्सेप्ट होंगे सेम होंगे। कॉन्सेप्ट क्या है वो देखिए। एक्चुअली हम इसको सीधे काट कर नहीं हटाएंगे, हम इसको इस तरह से जैसे हम काट के हटा दिए, अभी मिटा दिए, इसको ऐसे नहीं हटाएंगे, हम इसको रहने देंगे। और क्या करेंगे कि जितना पार्ट हमें काट के हटानी है उतना ही पार्ट हम निगेटिव चार्ज का ला करके वहाँ रख देंगे। याद होगा हम एक थ्योरी आपको सिखाया था जिसमें बताया था हाउ टू रिमूव ए चार्ज फ्रॉम एनी प्लेस। किसी प्लेस से कैसे हम चार्ज को रिमूव करते हैं। तो या तो पकड़ के उसे हटा देना एक प्रकार का तरीका है, दूसरा तरीका है कि आप उसी जगह पर उतना ही अमाउंट का अपोजिट चार्ज ला के रख दीजिए, तो उस जगह के नेट चार्ज जीरो हो जाएंगे और वर्चुअली हम कहेंगे कि वहाँ कोई चार्ज नहीं है। एक्चुअली में वहाँ चार्जेस बढ़ गए हैं, ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन हम वहाँ कहेंगे कि नेट चार्ज का मान ज़ीरो है, क्योंकि चार्ज स्केलर है तो हम उसका नेट चार्ज जीरो बोल सकते हैं। तो आप गौर से देखो, तो आप अगर हम आपसे पूछें कि इस जगह पर टोटल कितना चार्ज है, तो आप बोलेंगे इस जगह पर टोटल चार्ज जीरो है, और काट के हटाने पर भी तो टोटल चार्ज जीरो ही होता। तो इस तरह से हम इसको हटाते हैं। तो अब आप गौर करो तो आपको ये पता चलेगा कि अब इस केस में चार्ज तो हट गए, लेकिन चार्ज की मात्रा कम नहीं हुई, चार्ज की जो संख्या है वो बढ़ गई। एक तो ये पूरी पॉजिटिव चार्ज रिंग में जितना था अभी भी उतना ही है, और एक्स्ट्रा एक माइनस चार्ज जो है वो आ गया है। तो मान लिया जाए कि इसका चार्ज जो है वो DQ है, नेगेटिव में, ऑफ कोर्स नेगेटिव में है DQ, और इसकी लंबाई DL है। ये जो लंबाई इसका हम मान लेते हैं DL है। तो अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? इस पूरे पॉजिटिव चार्ज के रिंग में जो इतने पॉजिटिव चार्ज उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो, अब प्लस ये जो माइनस चार्ज बने एक्स्ट्रा जो आपने ला कर रखा है उसके भी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो इससे होगा क्या कि इस पूरे पॉजिटिव चार्ज की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हम पहले से ही जानते थे, और इस माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन बनेगा इधर बनेगा, क्योंकि एक प्लस कुलुम रखने पर ये माइनस उसको अट्रैक्ट करेगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और बाकी के लिए हम इसको बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। सो दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड देयर। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑफ कोर्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत छोटा मैग्नीट्यूड में होगा, तो हम इसको छोटा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड DE के रूप में भी बोल सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसके मान हम लिख सकते हैं। अब चूंकि ये देखो इसकी लंबाई बहुत छोटी है, हम इसको एक पार्टिकल के रूप में कह सकते हैं, और ये रेडियस A है, तो इस दूरी को कंसिडर करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं 1/4πε0 DQ डिवाइडेड बाई A²। और DQ का मान आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे DQ? आप यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2πA इसकी पूरी लंबाई, 2πA पर टोटल चार्ज कितना है तो Q है, इकाई लंबाई पर चार्ज होगा Q/2πA। तो DL लंबाई पर जो चार्ज होगा उसको आप कह सकते हैं QDL डिवाइडेड बाई 2πA, एंड दैट इज नथिंग बट इट इज DQ। ठीक है।
तो आप यहाँ dq की जगह पर ये वैल्यू लाके रख सकते हैं एंड यू विल गेट द आंसर. सो दिस इज द क्वेश्चन एंड इट इज अगेन वेरी सिंपल. और हम आपको जो वो चार्ज रिमूविंग के कॉन्सेप्ट सिखाए थे, आप उसको यहाँ यूज़ कर लो तो ये सवाल एक लाइन में जवाब दे देता है. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन है 45. A positive charge Q is placed in front of a conducting solid cube at a distance d from its center. Find the electric field at center of the cube due to the charges appearing on its surfaces. इस सवाल को थोड़ा समझने का प्रयास करना. That is a very simple and conceptual question it is. एक क्यूब है. देयर इज अ क्यूब, सॉलिड है और कंडक्टिंग है. द इंपॉर्टेंट थिंग दिस क्यूब इज कंडक्टिंग. द इंपॉर्टेंट थिंग इट इज कंडक्टिंग एंड इट इज सॉलिड. कंडक्टर के प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे, बताया था कि कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो फ्री टू मूव होते हैं. चार्जेज आराम से उस पर फोर्स लगा करके एक्सेलरेट कर सकता है, चला सकता है. तो इस क्यूब में कोई चार्ज नहीं दिया हुआ है. क्यूब जो है वो अनचार्ज्ड है, सिंपल है, अनचार्ज्ड है. इसमें कोई चार्ज हम नहीं दिए हैं. बस क्या किए हैं कि क्यूब के सेंटर से कुछ d दूरी पर एक चार्ज रख दिया गया है q. ये दूरी जो है d दूरी पर एक चार्ज q रख दिया गया है. हम इसको हटा देते हैं. ये दूरी है d, यहाँ पर एक चार्ज रख दिया गया है. तो देखिए घटना क्या होगी. और आप कुछ बात समझ के रखिए कि जो ये कंडक्टर है तो कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कंडक्टर के बगल में हम कोई चार्ज रखते हैं तो वो चार्ज जो है कंडक्टर में इंड्यूस्ड चार्ज अपने ही के बराबर पैदा करता है. और दूसरा, कंडक्टर मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 होता है. ये पूरी जो कॉन्सेप्ट है वो इस सवाल में उपयोग होगा. जैसे देखो हम क्या करते हैं, हम यहाँ एक क्यू चार्ज ला के रखे तो ये बेसिकली क्या करेगा कि इस कंडक्टर के इस क्यूब के इस सतह पर अपने ही के बराबर का अपोजिट चार्ज इंड्यूस करेगा. यहाँ पर माइनस चार्ज जो है अपीयर होंगे और इतना नेगेटिव चार्ज इस साइड में, इसके जो अपोजिट फेस है वहाँ पर कमी होगा और अपीयर होंगे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज. इस तरह से तो इसके चार्ज हो जाएंगे आपके माइनस क्यू, इतना ही के बराबर का. ये इंड्यूस्ड चार्ज है और यहाँ पर चार्ज अपीयर होंगे प्लस क्यू. ये भी इंड्यूस्ड चार्ज है. और इस सेंट्रल पॉइंट पर जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की सवाल में चर्चा है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली बनाने वाले यहाँ 3 हैं. एक ये है, एक ये है. 2 इंड्यूस्ड चार्जेस के वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये बनाएगा जो हमने बगल में ला के रखा था. इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली 3 बनाने वाले हैं. एक ये जो बगल में रखे हैं और साथ में इसकी वजह से जो चार्जेस अपीयर हुए हैं. याद रखिए किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड उसके आसपास के सारे चार्जेस बनाते हैं. भले इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बना दे लेकिन बनाएंगे सभी. सभी मतलब जो इंड्यूसिंग मतलब ला के रखे हैं, दैट इज कॉल्ड इंड्यूसिंग. और उसकी वजह से जो चार्जेस सतह पर अपीयर हुए इंड्यूस्ड, वो सभी बनाएंगे. तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा. और बात करते हैं कि इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मान गारंटी 0 होना ही होगा, होना ही चाहिए, क्योंकि वो कंडक्टर के अंदर है. हर कंडक्टर के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड के मान 0 होते हैं.
चार्जेस कुछ इस तरह से अपीयर ही होंगे, चार्जेस कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड ही होंगे कि कंडक्टर के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो होना ही होगा। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल को हमें यूज करना है। तो देखिए ध्यान से यहाँ कैसे हम इस बात को करते हैं कि इस एक इंड्यूस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा हमें नहीं पता, जितना भी बनेगा इस माइनस की वजह से हम एक कूलम रख देते हैं प्लस, तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा एक, है ना। और यहाँ एक बात और खास सोचने वाली है कि ये जो नेगेटिव चार्ज की मात्रा और पॉजिटिव चार्ज की मात्रा सेम है, और साथ में ये पॉइंट जो है इस दोनों चार्जेस से सिमेट्रिकली दूरी पर है, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड एक के द्वारा बनेगा उतना ही मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे के द्वारा भी बनेगा, मैग्नीट्यूड में समान होगा। और ऑफ कोर्स ये प्लस उसको क्या करेगा, तो रिपेल करेगा, तो दूसरे की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का ये मैग्नीट्यूड आएगा, और ये दोनों के मान आपस में बराबर होंगे। ये कह सकते हैं हम E1 और E2 के मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होंगे, ये हम कह सकते हैं। और तीसरे की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इधर बनेगा, E3 बनेगा, ये तीसरे की वजह से बना E3 इधर। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर जीरो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एट P मस्ट बी जीरो, क्योंकि P जो है इज इनसाइड कंडक्टर। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो P पॉइंट पर जीरो होगा। तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के मान आप बता सकते हैं E1 प्लस E2, ये दोनों का जोड़ जरूर बराबर होना चाहिए E3 के। ठीक है ना, तभी तो जीरो होगा। दाएं साइड में दोनों हैं, एक डायरेक्शन में और एक लेफ्ट हैंड साइड में है E3, तो इन दोनों का जोड़ अगर इसके बराबर हो जाए तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, लाइक दिस यू कैन से। और E3 का मान, इस E3 जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना वो इस चार्ज की वजह से बना, और ये पॉइंट इससे d दूरी पर है, तो आप कह सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाई d स्क्वायर, यू कैन से इट इज। तो अब सवाल में जो हमें पूछा गया था कि जो सतह पर जो चार्जेस अपीयर हुए हैं उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा पॉइंट P पर, सेंटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट ड्यू टू चार्जेस ऑन सरफेस, जो इस सरफेस पर चार्ज अपीयर हुए हैं उसकी वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो सरफेस पर जो ये दो चार्ज अपीयर हुए हैं उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होगा E1 और E2, और दोनों सेम डायरेक्शन में है तो जुड़ जाएंगे, दैट इज E1 प्लस E2 कैन से दिस इज ओके। और E1 प्लस E2 का ही तो मान हमने ये निकाला है, तो यू कैन से इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट d डिवाइडेड x q डिवाइडेड बाई d स्क्वायर, दिस इज, है ना। बट ये तो हुआ सवाल का जवाब, जो आपने जो सवाल पूछा जा रहा था उसके जवाब हो गए। लेकिन अगर हमसे ये कहता कि सिर्फ एक सतह इसकी वजह से या इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बताइए, सिर्फ एक सतह के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये बताइए, मैंने E1 अकेला पूछा जाता या E2 अकेला पूछा जाता या E3 अकेला पूछा जाता, तो E3 का तो मान हम आराम से बोल सकते हैं ये, ठीक है ना। परंतु अगर E1 पूछा जाए या E2 पूछा जाए, दोनों तो बराबर ही हैं, तो हम अगर बात करें तो हम इसको क्या E3/2 कह सकते हैं। अरे भाई ये दोनों बराबर है तो इसको हम 2E1 लिख दिया और 2 को नीचे भेज दिया तो E1 बराबर हो गया E3/2, समथिंग लाइक दैट। तो आप जो है सिर्फ एक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 या 2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं। इसको आधा कर दीजिए, यू विल गेट 8 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाई d स्क्वायर। ये हमसे पूछा नहीं जा रहा है, याद रखिएगा, ये हम एक्स्ट्रा एक आपको बताया कि अगर हमसे सिर्फ एक सतह की इलेक्ट्रिक फील्ड कितने बनेंगे सेंटर पर ये पूछा जाता तो हम इस तरह इसके जवाब देते। तो ठीक है, यही हम लोग के होमवर्क्स थे आज यहीं तक। थैंक यू।